नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। महाराष्ट्र जहां से यूपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं, यहां सियासत में फिर बड़ा उलटफेर हो गया। लेकिन चिंताएं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सियासी दलों की बढ़ गई। पहले भी झटके झेल चुकी कांग्रेस का दावा कि एमपी में हम मजबूत हैं। बीजेपी इसे महागठबंधन की कोशिशों का साइड इफेक्ट बता रही है। लेकिन उदाहरण महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल। देश में महागठबंधन की कोशिशों में शामिल दूसरे राज्यों के नेताओं की चाल भी गड़बड़ करने वाला साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार और यूपी से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, जिस पर सीएम शिवराज ने बयान देकर कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा दिया है। गठबंधन है ये, गठबंधन ही ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। पड़ोसी राज्य में सियासत ने रुख क्या बदला? कर्नाटक फॉर्मूला एमपी में आजमाने की बात कहने वाली कांग्रेस के सामने अचानक महाराष्ट्र आ गया। ऐसे में कुछ साल पहले जोर का झटका खाकर सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल के रखने के दावे करती हुई दिखाई देने लगी। अभी तो लीकेज एक तरफा हो रहा है बीजेपी कांग्रेस में। जैसे दीपक जोशी आए, एक रोज कोई ना कोई लोग बीजेपी के छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की भी पूछ नहीं हो रही है, उनको घर बिठा दिया है। और जो कांग्रेस से खरीद फरोख्त करके जो गए हैं सब उनकी वहां चल रही है। पुराने बीजेपी 50 साल 75 साल वाले वो घर बैठ गए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में जय जय कमलनाथ होगी। मैं समझता हूँ कि अजीत पवार का भविष्य ये अंतिम सीढ़ी थी। दोगलेपन की उस पर पैर रख दिया उन्होंने, उनका भविष्य खत्म है। मध्य प्रदेश में तो लोग भाजपा छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले से ही ये संदेश दे दिया कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी से जा मिले। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपी में समर्थकों के साथ बीजेपी में आए थे। अब मध्य प्रदेश फिर चुनाव के मुहाने पर है। ऐसे में किसी भी सियासी गुंजाइश से इनकार करना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अलग अलग राज्यों में लोकसभा से पहले की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले की जमावट है, लेकिन उससे पहले कई राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव भी होने, और उनमें बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य, जहां हाल की सियासी उठापटक का असर भी नजर आया, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस। बहुत स्वागत है प्रताप भानु जी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी, ये पहली बार नहीं है, अगर कई बार जब चूक होती है उसका खामियाजा भी कांग्रेस ने भुगता है। 2020 एक बहुत नियरेस्ट उदाहरण है। तो दूसरे राज्यों में हो रहा है, स्वाभाविक है कि इंपैक्ट तो दूसरे पड़ोसी राज्यों पर भी पहुंचता है। और मध्य प्रदेश में चुनावी साल भी है। कोई गुंजाइश, कोई संभावनाएं सियासी उठापटक की देखते हैं क्या आप? नहीं, मध्य प्रदेश में तो कोई सियासी उठापटक की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। जो कुछ होना थी वो प्रयोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी, इनकी केंद्र सरकार भ्रष्ट आचरण से और सौदेबाजी से कर चुकी 2020 में। अब जिसे जाना था वो चला गया। अब जिन लोगों को, अब तो वहां से आने का दौर शुरू हो गया। जैसे अभी बताया, दीपक जोशी आ गए, बैजनाथ यादव आ गए, राकेश गुप्ता शिवपुरी से आ गए। सिंधिया के खेमे से ही उनके खास समझे जाने वाले लोग घर वापसी की ओर हैं। और सिंधिया खुद फड़फड़ा रहे हैं वहां पर। कोई तवज्जो नहीं मिल रही, कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई उनका मान मर्यादा वहां रह नहीं गया। या तो उन्हें सम्मान था, इतनी कम उम्र में इतना दे दिया था कांग्रेस में कि उनको भी अहंकार हो गया था कि सब उनके पिताजी की वजह से उनको मिला था, उनकी वजह से नहीं मिला था। तो मध्य प्रदेश का में कोई असर
मुझे नहीं लगता नहीं कि महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि यहाँ तो चुनाव का काम कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतना सशक्त और इतना जनता में लोकप्रियता की ओर बढ़ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अब कांग्रेस 150-160 सीटों पर जाएगी और ये भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार, क्योंकि जनता किसी भी तरह से अपने नुमाइंदों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो। कर्नाटक के रिजल्ट सामने है। भाजपा ने ऐसा कर्नाटक में किया था, क्या रिजल्ट मिले? 136 सीटें कांग्रेस को मिली। उनका ये डिफेक्शन का काम, सौदेबाजी का काम जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपस में बेईमानी चुने हुए लोग कर सकते हैं, राजनीतिक दल करवा सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, पर जनता के बीच में जब लोकतंत्र में कोई जाता है तो उसका चेहरे का पर्दाफाश हो जाता है और बेईमान लोगों को जनता खुद रिजेक्ट कर देती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में होगा। जिन लोगों ने दल बदल किया, जिन लोगों ने सौदेबाजी करी, झूठ का सहारा लेकर झूठी बातों को जनता तक पहुंचाया, जनादेश का अपमान किया, उनको 2023 नवंबर के चुनाव में जनता जवाब देगी। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, 2 बातें हैं और इस पर रजनीश जी का रिएक्शन जरूर बनता है। एक तो रजनीश जी की भाई यहां मध्य प्रदेश में उल्टा दौर चल रहा है, बीजेपी में लोग जा नहीं रहे बल्कि बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं। भानु प्रताप जी वो सूची भी गिना रहे थे। दूसरा एक कर्नाटक का उदाहरण भी देते हैं कि भाई कर्नाटक में भी आपने पिछले चुनाव में जब जो किया उसका नतीजा इस साल मिल गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सूची गिना रहे थे, ये उदाहरण दे रहे थे, उल्टा हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके पास में भी तमाम नाम, तमाम नेताओं की फेहरिस्त तो होगी। तो आपको भी पता होगा प्रशांत जी कि कितने सारे नेता कांग्रेस से लगातार भारतीय जनता पार्टी में। अरे अभी 30 तारीख को श्रीमती विजयलक्ष्मी साधो जी की बहन, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी की बहन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, अभी 30 तारीख। इसके पहले हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नेता कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, और केवल कांग्रेस का ही नहीं, अन्य दूसरे दलों के, छोटे छोटे दलों के भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यकता, उनकी रीति नीति, नेतृत्व के प्रति आस्था, और उस आधार पर गुणदोष के आधार पर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भी कर रही है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार बनी, गलती से चूक हुई, और वो कैसी बनी सबको पता, बार बार बात हुई। और उसके बाद में 2019 का लोकसभा का चुनाव होगा, 56% जनता ने वोट भाजपा को दिए हैं, 56%। जो उपचुनाव बाद में हुए, और उपचुनाव में भी 40-40, 50-50 अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। और तभी जनादेश के कारण, जनता ने लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके कारण चुन के हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा, इसीलिए हम सरकार में हैं। ये खींच इनकी कांग्रेस की निकलती है, जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। और यही बात महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, उन्होंने एनसीपी के बतौर अपनी सरकार को वहां ज्वाइन किया है, और विकास में आस्था जताई है, मोदी जी में नेतृत्व में आस्था जताई है। और ये यहाँ भ्रष्टाचार में आस्था जताई है, विकास में नहीं, भ्रष्टाचार में आस्था जताई है। पवार जी भी नहीं बोल रहे हैं, वो शरद पवार जी ने भी आरोप नहीं लगाया, वो सुप्रिया जी ने भी आरोप नहीं लगाया, वो कांग्रेस यहाँ बोल रही है उनके बिहाफ पर। लेना एक ना देना, तो क्योंकि डरी हुई है, क्योंकि हताश है, और आने वाले समय में इनके ही अंदर, इनके ही नेताओं पर भरोसा इनका नहीं है। नहीं हम तो एकजुट है, नहीं हम तो एकजुट है। ये बयान इनके पहले भी 2020 मार्च में आपने दिखाए थे। 2 दर्जन 3 दर्जन विधायक भाजपा से करा जाएंगे, हमारे तो सब एकजुट है। दिग्विजय सिंह जी ने हमें भरोसा दिलाया है, कमलनाथ जी पत्रकार वार्ता में आप लोगों से यही बात कह रहे थे। क्या हुआ बाद में, क्या हुआ सबको पता है। इसलिए मेरा कहना यह है, जनता से कटोगे, जनता के मुद्दों की बजाय दुनिया की जो तमाम षड्यंत्रकारी शक्तियां, उनका एजेंडा भारत में लागू करोगे, तमाम प्रकार से यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करोगे, तो सर तन से जुदा करने वाले जो कातिल हैं, और वो उनको आप तमाम प्रकार से मासूम बताने का प्रयास करोगे। आपका हिडन एजेंडा कुछ और है और मुंह पे एजेंडा कुछ और है। जनता इसे पहचानती है, इसलिए जो जनता से जुड़े हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से भाग रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए किस प्रकार का हड़कंप कांग्रेस के भीतर। ठीक है, बिल्कुल रजनीश जी, अब चुनावी साल, अब ये हो सकता है दोनों तरफ से कांग्रेसी को कोई आना जाना लगा रहे रजनीश जी,
जी बिल्कुल नई बात नहीं होगी चैतन्य भट्ट जी। लेकिन थोड़ा सा सवाल ये चैतन्य जी की महाराष्ट्र से क्या वाकई एमपी की तुलना की जा सकती है? ठीक है, किसी राज्य में कोई भी सियासी अपडेट होगा, सियासी उठापटक होगा, दूसरे राज्यों तक उसका इंपैक्ट जाएगा ही। लेकिन चूंकि लोकसभा के लिहाज से देखें 48 सीटें वहां से आती हैं, दूसरा बड़ा सबसे राज्य जहां से लोकसभा सीटें आती हैं, वहां कुछ कमजोर बीजेपी अपने आप को महसूस कर रही होगी। मध्य प्रदेश में जैसा कि रजनीश जी जिक्र कर रहे थे 56% वोट का, एक सीट छोड़ दें तो सभी बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। तो वाकई कुछ एमपी में कुछ हो सकता है क्या? कुछ बदलाव की दरकार लगती भी है क्या? देखिए प्रशांत जी, जहां तक विधानसभा का चुनाव है, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि एक नकुल नाथ को छोड़ के बाकी पूरी 28 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, क्योंकि दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा में एक ऐसी सरकार चाहता है व्यक्ति जो स्थिर हो, और इस तरह के जो गठबंधन वाली सरकारों को थोड़ा सा इग्नोर करता है कि एक ऐसी मजबूत सरकार होगी तो निश्चित तौर पे काम होंगे। और यही कारण है कि विधानसभा में कांग्रेस को मैंडेट मिला था और लोकसभा में सारी चीजें पलट गई। जहां तक महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई है उसका मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां पर पावर के कई सेंटर हो गए थे। दिक्कत यह थी कि सुप्रिया सुले को पुत्री मोह के कारण शरद पवार जी ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जबकि अजित पवार बरसों से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि उनको एक मौका दिया जाएगा। ऐसा ही बाला साहब ठाकरे के समय में हुआ था, जब उन्होंने अपने पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे को बागडोर दे दी थी, जिससे राज ठाकरे नाराज हो गए थे, जबकि वो ज्यादा आक्रामक और तेज नेता माने जाते थे। तो ये जो पावर का गेम है जिसमें कई पावर सेंटर बन जाते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और लेकिन एक बात यह भी है कि अभी कल परसों ही प्रधानमंत्री मोदी जी एनसीपी के नेताओं की भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़ी बड़ी सूची गिना रहे थे, लेकिन उन्हीं तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार में शामिल कर लिया गया। खैर, अब आजकल इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन क्या है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इससे कोई सरकार में तो इससे कोई फर्क नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना रजनीश जी, अभी मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आप कृपया शांत रहें, मुझे भी अपने बात कहने का हक है। तो इस तरह की चीजों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार तो सभी पार्टियों में है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते। अभी आपने देखा होगा कि पोस्टर वार में किस तरह से एक करप्शनाथ कहा जा रहा, तो दूसरे को 50% कमीशन के बारे में कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि एक पावर सेंटर है, कमलनाथ चूंकि एक पावर सेंटर है, इसलिए इस तरह की कोई घटना मध्य प्रदेश में होती नहीं। दूसरा क्या है कि कोई दूसरी पार्टी हो नहीं, यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। तीसरा कोई दल है नहीं जो अपना अस्तित्व बता सके और अपने आप को ये बता सके कि हमारे आने से आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस को निश्चित तौर पे इसमें सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग आया राम और गया राम की स्थिति में आ रहे हैं, कोई सिद्धांत, कोई शुचिता, कोई ऐसी चीज बची नहीं है पॉलिटिक्स में, तो इसलिए इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और अब इसको जनता भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देती, क्योंकि उसको मालूम है कि सत्ता की लोलुपता जो है वो हर पार्टी में है, और उसमें अगर कोई सत्ता में जाना चाहता है तो वो पार्टी बदल लेता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसमें अभी 36 जब तक विधायक अजित पवार के पास नहीं रहेंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि उनको कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि फिर वो अयोग्यता सिद्ध हो जाएगी। तो ये भी एक कानूनी पैंच है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई स्थिति बची नहीं है कि जिससे किसी प्रकार की कोई उलटफेर की संभावना। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर दोनों पार्टियों के बराबर या लगभग थोड़े बहुत अगर थोड़े बहुत बराबरी के मत आते हैं तो हो सकता है कि बाद में सत्ता में कुछ परिवर्तन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात हालांकि जो रजनीश जी कहना चाह रहे थे, शायद वो संभव ये कि जैसे एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के साथ आए या एक शिंदे कांग्रेस आप कह लें, उसी तरह से एनसीपी पार्टी का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। मैं फिर भानु प्रताप शर्मा जी के पास जाऊंगा। भानु प्रताप शर्मा जी, एक सवाल जो यहां से भी चैतन्य जी ने भी उठाया कि भाई कांग्रेस या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो परिवार को जब अपने बच्चों को पोषित करने में बढ़ जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में बढ़ जाते हैं, तब ऐसे घटनाक्रम होते हैं। एनसीपी के संबंध में यही है।
नहीं, देखिए चेतन जी ने ये भी कहा है प्रशांत जी की महाराष्ट्र की घटनाओं का कोई असर मध्य प्रदेश पे नहीं होगा। चेतन भट्ट जी ने ये भी कहा है अभी कि 2018 के चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था और हार गई थी। 165 सीटों से घटकर 106-107 सीटों पे आ गए थे। तो ये तो सौदेबाजी से, भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार है और ये जनता के प्रति जवाबदेह इसलिए है कि जनता ने मैंडेट जो दिया था उसके साथ इन्होंने धोखा किया, छलावा किया और उस पर बात नहीं करेंगे रजनीश अग्रवाल जी। ये खेत की बात की जगह खलियान की बात करने लगेंगे, दुनिया भर के किस्सा सुनाएंगे, कर्नाटक की बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की बात करने लगेंगे, कहीं वो हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाएंगे, कहीं दुनिया के दर्शन दिखाने लगेंगे। भानु जी, अरे मध्य प्रदेश में क्या हो गया? ये तो नहीं हो गया, वो पुरानी बात हो गई। वो तो सरकार इनकी बन गई थी। सरकार बनने के पहले बाई इलेक्शन करा लेते, डिफेक्शन लॉ का पालन कर लेते। जो लोग बाई इलेक्शन नहीं जीते उनको इनने मंत्री बना दिया। इससे ज्यादा भ्रष्ट आचरण जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। सत्ता में होने का फर्क तो पड़ता ही है, पर अब क्योंकि जनता ने देख लिया इनकी झूठ, इनकी बेईमानी, इनके भ्रष्टाचार। आज देखो क्या हुआ है महाकाल लोक में, उज्जैन में भ्रष्टाचार 750 करोड़ रुपया, 300 करोड़ की जगह 750 करोड़ रुपया खर्च हो गया और मूर्तियां टूट गई। ये पहली हवा में उड़ गई। सप्तऋषि मंडल जो बना था हिंदू हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म के, जो हमारे जिनसे हमारे वंश का चलन होता है, जिनसे हमारा सरनेम जाना जाता है, उनकी मूर्तियां टूट गई। किसके आदेश से बनी थी? चलिए रिएक्शन ले लीजिएगा, आपने कई महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। तक डूबे हुए बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार में, जनता हटाएगी जल्दी इस पर रिएक्शन। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। पूरा रिएक्शन दूंगा पहली बात तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा चेतन जी से, जो बीच में भी सुधारने की कोशिश कर रहा था, कि उन्होंने सरकार ज्वाइन की है, जो एनसीपी के विधायक गण आए हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है। एक बार करेक्शन कर रहा था इसलिए बीच में बोला था, और ये बात फैक्ट है, सरकार ज्वाइन की है भाजपा। दूसरी बात, करप्शन के मुद्दे को, करप्शन का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से उठाया हुआ आज भी जस का तस है, और हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते आओ इस मुद्दे पर चुनाव हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी दोषी है, हमारे नेता आरोपी है, आओ मुद्दा आप भी उठाओ, जनता के बीच में जाओ, जनता में अपनी बात भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करो। दूसरी बात, जो बात महाकाल लोक की कह रहे, 1 रुपए का सिंगल रुपए का महाकाल लोक में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमारी चुनौती है 50% कमीशन महाकाल लोक में खाया है, वो करवा लीजिए। तीसरी बात उपचुनाव की बात छोड़ दीजिए, 2018 की बात कर लीजिए। चलो 2018 की बात कर लेते हैं साहब। बहुमत तो आपको भी नहीं मिला, 2.5 सीट का अंतर था, 2.5 सीट यहां से, और वोट हमें ज्यादा मिला। इतने साल के बाद में भी जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं वो प्रो इनकम्बेंसी थी, वोट हमें ज्यादा मिला। और उसके बाद में सिंबल पर जो चुनाव हुआ तो हार गए थे आप, वोट मिला। मुद्दे भले ही 6 सीटें आई थी लोकसभा चुनाव के, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता वही था। तो थक गया था आपके इस प्रकार के जो सरकार 15 महीनों में चलाई थी, जिस प्रकार से दलाली का अड्डा आपने वल्लभ भवन सचिवालय को बनाया था, जिस प्रकार से आप लोग कारनामे करतूते कर रहे थे, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे थे, किसानों का कर्जा माफ कर दिया था आपने, तो सभी बंद कर दिया, किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तमाम मुद्दों की बात हो, तमाम प्रकार से नीतियों की बात हो, जिस पर आओ उस पर बात कर लो। मैं फिर दोहराता हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस में दम है तो चुनाव कर ले, लोकसभा का चुनाव भी हो, विधानसभा का चुनाव भी हो, कर ले, हम तैयार हैं। वो ईडी होंगे, दोनों उसी मुद्दे पर होंगे चुनाव, वो तमाम प्रकार से जो कैश पकड़ा गया था कमलनाथ जी की सरकार में, वो मामला चल रहा है, एजेंसी चल रही है, जांच कर रही है, तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी चैतन्य जी के पास जाऊंगा। चैतन्य जी, मसला कई उठा रहे हैं प्रताप भानु जी, लेकिन सवाल ये कि आप केवल सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट में, सवाल ये कि सड़कों पर कांग्रेस कब दिखाई देगी? जिन मसलों का जिक्र आप करते हैं, क्या आप जनता तक नहीं पहुंचा पाते? नहीं, देखिए प्रशांत जी, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो निश्चित तौर पे बहुत कमजोर है, और उसके पीछे कारण ये है कि लोग सोशल मीडिया पे है नहीं।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर हैं और इसलिए वो अपनी बात को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो कांग्रेस के सामने ये निश्चित तौर पे एक संकट है कि वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, और जब लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं ये जनता नहीं समझ पाएगी। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही, तो मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी शासन में रही है। अगर कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार था तो उन 2-4-5 कांग्रेसी अंदर हो जाने चाहिए थे। इसी तरह अगर कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है तो 15 महीने में उनको भी 2-4-5 बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं, और इसलिए अब जनता को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भ्रष्टाचार है। अभी आप देखिए, एक उप संचालक है पशु चिकित्सा विभाग के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये वीडियो जारी हुआ जिसमें कहा गया कि तबादले के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं मंत्री को। 2 लाख रुपए, तो इस तरह की बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इनका, जी हाँ, 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। लेकिन अब जनता को भी अभी समझ में आने लगा कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही उस तरह का हो गया है। हमको भी अगर कहीं अपना काम करवाने जाना होता है तो निश्चित तौर पर, चाहे आप नगर निगम जाएं, चाहे आप कलेक्ट्रेट जाएं, चाहे कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में चले जाएं, चाहे तहसील में जाएं, बिना पैसे के काम होता नहीं है। तो इसलिए भ्रष्टाचार को तो हमने अपने खून में समाहित कर लिया है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो कोई कार्यवाही भी तो दिखना चाहिए ना। अकेले टीवी डिबेट में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने का मुझे लगता नहीं कि कोई औचित्य है। ठीक बात है। प्रताप भानु जी, 15 महीने की सरकार, जी जल्दी रिएक्शन जी, रजनीश जी बोलिएगा, फिर मैं जाऊंगा प्रताप भानु जी के पास। सीबीआई तमाम प्रकार की एजेंसी भ्रष्टाचार कर रही है, और 70 सालों में जितना भ्रष्टाचार का पैसा नहीं पकड़ा गया उतना अभी केवल इन 3-4 सालों में पकड़ा गया। अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे होते तो इतना पैसा कैसे पकड़ा जाता? ये एजेंसी कार्रवाई कर रही है तभी तो पकड़ा जा रहा है, और कोई को किसी को नहीं पकड़ जाने वाला है। एजेंसी अपना काम कर रही है, और इसीलिए मैंने कहा 70 साल में जितना पैसा नहीं पकड़ा उतना इस ईडी और आईटी ने इन 3-4 सालों में पकड़ा है। ठीक है। प्रताप भानु जी, सवाल आपसे, आखिरी सवाल, वक्त कम है भाई। 15 महीने की सरकार आपके पास भी थी, वाकई जो चैतन्य जी कह रहे हैं कि भाई एक्शन दिखना चाहिए था ना, कार्रवाई दिखनी चाहिए थी, क्या गुड़ी गुड़ी चल रहा है सब? नहीं, बिल्कुल गुड़ी गुड़ी नहीं चल रहा। जो इनका ई टेंडरिंग था उसके खिलाफ कमेटी बन गई थी। जो भू माफिया लोगों ने जो काम किया था उस पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने काम शुरू कर दिया था, और जो व्यापम की बात थी फाइल खुलने शुरू हुई और व्यापम की चीजें एक एक करके निकल कर आई, तो इस सरकार में हलचल मच गई। जो जिम्मेदार लोग थे वो घबरा गए और किसी तरह से पीछे के दरवाजे से सरकार को इसलिए गिरा दी। और हम लोग तो जो जनता से विश्वास किया था, वायदा किया था, कर्जा माफी का करेंगे, गौशाला बनाएंगे, हम वृद्ध पेंशन योजना बढ़ाएंगे, हम शादी के लिए 51,000 रुपया मंजूर करके दें। हम अपनी मैनिफेस्टो पे काम, हमारी प्राथमिकता थी, उसमें लगे, और ये एजेंसियां काम कर रही। बिल्कुल, चलिए, लेकिन हालांकि सवाल ये दोनों सियासी दलों के सामने रहेंगे कि आप सरकार में होते तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। लेकिन माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा, बहुत खेत के साथ चर्चा को ही थामेंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, रजनीश अग्रवाल जी, चैतन्य भट्ट जी, यहीं रोकेंगे चर्चा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।